नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए सीजन में आप सबका स्वागत है। आराम कर लो, मैंने सुखा देना ये कपड़े। बीजी, क्या हुआ बीजी? कहाँ खो गए आप? वो महेश मुझे फिर से दिखा, बाइक पे आया जैसे हमेशा आता था। बीजी, कोई नहीं है वहाँ। वो महेश मुझसे कुछ कहना चाहता है। बीजी, महेश भैया अब नहीं रहे। आप क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हो? बीजी, आप एक काम करो ना, बड़े दिन हो गए आपके हाथ की चाय नहीं पी। गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो जाते, मज़ा आ जाता। किसी करीबी को खोने का घाव समय भी नहीं भर पाता है, और फिर अपने पेट से जने बच्चे से करीब और कौन हो सकता है। महेश अठवाल अरुणा अठवाल का बेटा सिर्फ 26 वर्ष का था जब एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। महेश अठवाल की मौत दुर्घटना स्थल पर ही हो गई थी। उसकी मां अरुणा तब से बेजान है। पिजी, महेश, महेश, पिजी, मौत की सड़क एक तरफा होती है। कोई भी चाहत, कोई भी ताकत जाने वाले को वापस नहीं ला सकती। वो बस छोड़ जाता है तो सिर्फ एक ही चीज, यादें। और सिर्फ अच्छी यादें ही एक जरिया होती हैं जाने वाले को अपनों के दिलों में जिंदा रखने की और उसकी जिंदगी का जश्न मनाने की। और अगर कोई ये सोचे कि जिंदगी बेलगाम जाया करने के लिए है, तो उससे अच्छी यादों की उम्मीद रखना एक भ्रम है। मम्मी निकल रहा हूँ, बाय। बताया नहीं कहाँ जा रहा है मनदीप? काम से जा रहा हूँ सुखदेव के साथ। सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल। कब तक लौटेगा पुत्र? मम्मी सुबह तक आ जाऊंगा, तो आप सो जाइएगा, इंतजार मत करना। Cheers. Bye. जनाब, जनाब, किशोर बन्ना, ये इनकी ही खेत है। किशोर जी कौन है? राव जी, ये देखो मेरे नए जूते, एकदम विलायत वाले, कनाडा वाले। सुखदेव पुत्र, तेरा बचपन तो पीछे छूट गया, लेकिन तूने बचपना नहीं छोड़ा अभी तक। अरे काम का पहाड़ पड़ा है यहाँ, खेतों में आकर हाथ बटाया कर। राव जी फिर से भाषण देने लगे। मैं यहाँ खून पसीना बहाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हूँ। बड़ा बनने के लिए छोटे से शुरुआत करनी पड़ती है। वैसे भी तूने बहुत देर कर दी है, 29 का होने वाला है। कुछ तो अपनी बीजी का ख्याल कर, सालों से उसके चेहरे पे हंसी नहीं देखी है। आप ना पूरा मूड की
ये तो सुखदेव लगता है, मेरा भतीजा सुखदेव बन्ना। आपका भतीजा? सर, वहाँ पास की झाड़ी में ये मोबाइल मिला है। शायद गाड़ी के टायर की 2 मार्किंग्स हैं। ऐसा लग रहा है शायद कोई गाड़ी खेत में आई और फिर यहाँ से वापस रोड की तरफ चली गई। और सर इस तरफ ये देखिए सर, यहाँ शराब की बोतलों के साथ साथ 1 से ज़्यादा ग्लास, लगता है 1 से ज़्यादा लोग होंगे। किशोर जी, आपका भतीजा सुखदेव यहाँ किसके साथ शराब पीने आया हो? सर मुझे कोई खबर नहीं है। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. देखना गुरविंदर, मनदीप ने फिर से फोन बंद कर रखा है। बोला था सुबह तक आ जाएगा। कई दिनों से यही तो चल रहा है मम्मी जी। पड़ा होगा उस सुखदेव के साथ कहीं पी पाके। सुखदेव की बीजी भी बहुत परेशान रहती है, जब भी मिलती है गुरुद्वारे में मुंह लटका ही रहता है उनका। कोई बात नहीं मम्मी जी, जल्दी आपकी भी यही बारी आने वाली है। वैसे एक बात बताओ मम्मी जी, आप मनदीप को कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है ना। आने दे मनदीप को, तू ही खरी खोटी सुना लेना उसे। खरी खोटी सुनाने का कोई फायदा नहीं मम्मी जी। बस मनदीप को सुखदेव से अलग करना है। ये सुखदेव बड़ी बड़ी बातें करता है, हवा में उड़ा फिरता ही है, और अपना मनदीप उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। क्राइम सीन से हमें शराब की 2 खाली बोतलें और 2 ग्लास भी मिले। वो जो क्राइम सीन पे मोबाइल मिला आपको, वो शायद गलती से रह गया होगा। जब उन्होंने पहचान मिटाने के लिए पूरी बॉडी को जला दिया, तो फिर कोई क्राइम सीन पे ऐसे मोबाइल को छोड़ेगा? कातिल सुखदेव की पहचान का ही होगा। क्राइम सीन पर 2 ग्लास मिले, मतलब दोनों ने साथ में बैठ के शराब पी। वो इसका कोई ना कोई दोस्त ही होगा। इसको तुरंत चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब लेकर जाओ। मैंने बात कर लिया वहाँ। इस फोन का कोड क्रैक करना है। ये फोन वापस चाहिए, साथ में लेकर आना। इस एनवेलप में फोन की सारी डिटेल्स हैं। जी सर। सुखी एकलौती औलाद थी। इसका बाप मेरा छोटा भाई 8 साल पहले गुजर गया। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कल रात सुखदेव ने अपने किन दोस्तों के साथ बैठ के शराब पी होगी। नहीं, मैं तो सुखदेव के उतना करीब था नहीं, और हरप्रीत तो बता नहीं पाएगी। ये क्यों नहीं बता पाएंगी? कह रही थी कि सुखदेव 2 दिन पहले घर से झगड़ा करके निकल गया था। क्या बात है रश्मि? वो क्या? किसी ने सुखी भैया का मर्डर कर देता। उनके ताऊजी के खेत में उनकी जली हुई लाश मिली है। हाँ बीजी। क्या बकवास कर रहा है रोशन? गुरु बाजी, लेकिन सभी जगह यही बात हो रही है। तो मेरा मनदीप कहाँ है? वो तो सुखदेव के साथ ही गया था। पता नहीं आंटी जी, पुलिस भी यही पता कर रही है कि सुखदेव किसके साथ बैठा था पीने के लिए। सर जगदीश बग्गा, सुखदेव बन्ना का दोस्त, वो जो गाड़ी थी इसी की थी, सुखदेव लेकर के गया था। जगजीत, तुम्हारा दोस्त सुखदेव किसको लेकर गया था तुम्हारी गाड़ी? वो तो नहीं मालूम जी, लेकिन 2 दिन पहले अपने बीजी से झगड़ा करके मेरे यहाँ आया था और फिर पूरा दिन मेरे यहाँ पड़ा रहा। फिर कल शाम को बोला कि गड्डी से चाबी दो, शिमला जाना। शिमला? जी। क्यों? कुएं का मेंढक बनने से कोई राजा नहीं बनता भाई। शिमला में दुकान मिले बहुत सस्ती, मेन मार्केट, 100% प्रॉफिट। पर बिजनेस के लिए शिमला जाने की क्या जरूरत है? पता है कितने पैसे लगेंगे? कहाँ से करेगा? पैसे का जुगाड़ हो गया है, तेरे भाई की बहुत पहुंच है। तू बस यार चाबी दे। पहले बीजी से बात तो कर ले। लड़ झगड़ के निकला है, एक फोन तक नहीं किया। हाँ यार, बीजी से झगड़ना नहीं चाहता, पर क्या करूं, मजबूरी है। ऐसी भी कौन सी मजबूरी है? है कुछ मजबूरी, पर बीजी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अकेली है, इकलौता हूं, जानता हूं मैं उनके लिए क्या मायने रखता हूं। अच्छा, तेरी हरकतों से लगता तो है नहीं। जो करने जा रहा हूँ उन्हीं के लिए करने जा रहा हूँ। खुश कर दूंगा बीजी, सब ठीक होगा। यार चाबी दे। सर मुझे लगा था कि शिमला चला गया होगा, लेकिन फिर किसी ने बताया कि ये उस्मान मेरी गड्डी की पूछताछ कर रहा है। सुखदेव किस तरह का बिजनेस शुरू करने वाला था? बताया था कुछ उसने? पैसे वैसे थे उसके पास? सर वो तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन उसने इतना बताया था कि वो स्नैक्स का बिजनेस करना चाहता है। अब सर दुकान का किराया पकड़ लो, माल वाल पकड़ लो, 1.5-2 लाख तो चाहिए, इतने तो लगते ही हैं सर। इतना पैसा कहाँ से आया होगा उसके पास? सर वो नहीं मुझे पता। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि वो शिमला किसके साथ जाने वाला था? जी नहीं सर, वो तो मेरी गड्डी लेके गया। सर, गुरुदेव कॉलोनी में एक मनदीप खोसा रहता है, सुखदेव का दोस्त। सुखदेव के साथ वही था। मनदीप की माँ और भाई दोनों यहाँ थाने में आए। बुला। सर, क्या सुखदेव की हत्या गर्मा गर्मी के क्षण में हुई थी, या फिर मनदीप ने सोच समझकर यह हत्या की थी सुखदेव के पैसे हड़पने के लिए?
और इन दोनों दोस्तों के बीच में जो हाथापाई हुई थी उसका कारण क्या था? पता नहीं जनाब, फोन स्विच ऑफ आ रहा है जी। मनदीप का सुखदेव के साथ कभी किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ था? नहीं जी, जैसा आप लोग सोच रहे हो मेरा भाई मनदीप वैसा कभी नहीं कर सकता है। सुखदेव ने खुद सामने से फोन किया, तभी मनदीप उसके साथ गया। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। हाँ सुखदेव, कहाँ गया वो? तुम्हारी मम्मी मिली थी, बोली लड़ झगड़ के निकले हो घर से। क्या हो रहा है भाई? ठीक है, चलते हैं। कब तक आ रहे हो पिकअप करने? 1 घंटे बाद सुखदेव गाड़ी लेकर आया और मनदीप को अपने साथ ले गया। क्या आंटी जी? मनदीप ने कहा सुबह तक लौट आएगा वो। हमें मनदीप की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। जिसने भी सुखदेव को मारा है उससे मेरे भाई मनदीप को भी तो खतरा हो सकता है। हमें ऐसा लग रहा है कि सुखदेव को मनदीप ने मारा और पैसा लेकर फरार हो गया। आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। प्लीज मेरे बेटे को ढूंढिए, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। उसकी जान को भी तो खतरा हो सकता है। मेरे भाई मनदीप को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। वो थोड़ा आलसी है, लेकिन ऐसा करना वो 7 जन्मों में भी नहीं सोच सकता। और उसको ठोक पीट के अभी तो मैंने काम पे लगाया था। भाई चंदू, मेरे को पानी पुनी पिला दे। अरे अच्छा हुआ पाजी आप आ गए। क्यों? पाजी एक अर्जेंट काम आ गया था, मैं थोड़ा जा रहा था। आके मिलता हूं। मनदीप देख, मेरे को ना सवेरे सवेरे तो गुस्सा ना दिला। यही तेरा काम है, इससे अर्जेंट कुछ नहीं है, समझा? पाजी 2 मिनट। चुपचाप बैठ के गला संभाल। सब्जी मंडी जा रहा हूँ सब्जी लेने। पाजी पाजी ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा पाजी? पाजी छोटा भाई हूँ आपका, कोई गुलाम नहीं हूँ। यही तेरा गुड लक है काका कि मैं तेरा भाई हूँ, इसलिए इतनी जल्दी तेरे को गले पे बिठा दिया, वरना 3-4 साल ये टेबलें साफ कर रहा होता तू। चल जा, दिल लगा काम में। बड़ी मुश्किल से मनदीप को लाइन पे लेके आया था। अभी 6 महीने पहले इसकी दोस्ती सुखदेव के साथ हो गई। जब से दोस्ती सुखदेव के साथ हुई है, मनदीप तो मनदीप का तो मतलब वही जनाब, घूमना फिरना, हर दूसरे दिन शराब पीना, काम का फिक्र नहीं और बातें बड़ी बड़ी। वो सुखदेव खुद तो कुछ काम करता नहीं था और मेरा भाई इसकी बातों में आ गया। 4-6 दफा ज्यादा पी कर घर आया, पर कभी कोई मारपीट नहीं, पैसों का कोई घपला नहीं। सुखदेव शिमला में स्नैक्स का बिजनेस करने जा रहा था। उस वक्त शायद उसके पास 1.5-2 लाख रुपए भी रहे होंगे, पर मनदीप सुखदेव को पैसों के लिए मार देगा? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? जनाब, सुखदेव मेरे भाई मनदीप को अपने साथ ले गया, ये बात मेरी समझ में ही नहीं आ रही है। मेरे भाई मनदीप को 0 पता है बिजनेस का। मैं तो कहती हूँ मेरे मनदीप को सुखदेव ने फंसाया होगा, उसकी जान भी खतरे में होगी। आप लोग ये बात समझ क्यों नहीं रहे? जसप्रीत जी, सुखदेव का मर्डर हुआ और बेटा आपका फरार है। गुरविंदर, तुम्हारा भाई खुद सामने और जवाब दे, या हम उसे ढूंढ निकालें, जैसे भी हो। फिलहाल शक सबसे ज्यादा उस पर ही है। मनदीप खोसा की सर्च ऑपरेशन काफी जोरों से चली, पर ना मनदीप की खबर आ रही थी और ना ही उस कार की जिससे मनदीप शायद फरार हुआ हो सकता था। और उसकी मां उस झगड़े को याद करके बहुत पछता रही थी जो कत्ल के पहले सुखदेव और उसके बीच हुआ था। मनदीप की मां का भी बुरा हाल था। वो इस बात को मान ही नहीं पा रही थी कि मनदीप की सुखदेव का खूनी होने की संभावना है। सर, मनदीप के फोन की लास्ट लोकेशन अपने बठिंडे की है। दरअसल किशोर बन्ना के खेत के पास की है, जहां में सुखदेव की लाश मिली थी। उसके कॉन्टैक्ट से कोई हेल्प की पॉसिबिलिटी? सर, फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से ज्यादातर बातें सुखदेव के साथ ही हुई हैं। थोड़ी बहुत बातें बड़े भाई गुरविंदर के साथ और एक आधा कॉल माँ के साथ। पर हाँ, सुखदेव का लास्ट कॉल मनदीप के साथ था, जैसा कि उसकी माँ ने बताया। हाँ सुखदेव, कहाँ गया वो? तुम्हारी एक बात खटक रही है मुझे। क्या सर? सुखदेव कोई रेगुलर जॉब तो कर नहीं रहा था, नहीं उसका कोई बिजनेस चल रहा था। 1.5-2 लाख रुपया कैश उसके पास कहाँ से आया? 1.5-2 लाख? शिमला में बिजनेस करने जा रहा था, मुझसे तो कभी जिक्र ही नहीं किया उसने। हमें सुखदेव के दोस्त जगजीत ने बताया, सुखदेव जिसकी गाड़ी लेकर गया। सुखदेव को तो सब जानते थे, वो तो धंधा जमा ही नहीं पाता। कौन देगा उसे इतने पैसे? झगड़े से पहले भी उसने कुछ नहीं बताया। हरप्रीत जी, सुखदेव के साथ आपका किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? झगड़ा हमेशा एक ही बात को लेकर होता था कि वो कुछ कमाता धमाता नहीं था। आप और ताया जी का बस एक ही मकसद है, जिंदगी में ताने मारना, सुखी की जान लेना। पुत्र, हम ही दोनों को फिक्र है तुम्हारी, समझ में आया? हाँ, मुझे तो फिक्र है नहीं ना आपकी। अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि किसी एक चीज में दिल और दिमाग लगा और उसी पे टिका रहे। 30 का हो जाएगा अगले साल, शादी भी करनी है। ऐसा ही रहेगा तो कौन देगा कोई लड़की अपनी? वो तेरा दोस्त था ना, वो क्या नाम था उसका, महेश,
कैसे उसने कर लिया था कुछ? महेश को बीच में मत लो अभी जी। मैंने किसी को बीच में नहीं ला रही हूँ, बस तुम्हें इतना बता रही हूँ कि कुछ सीखने जैसा था उस लड़के में। कोशिश करेगा तो बन जाएगा उसके जैसा। और नहीं बनना किसी के जैसा। खुश हूँ मैं अपने आप से, लेकिन आप लोग मुझसे खुश नहीं, ये दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? क्या बकवास किया जा रहा है? मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़ के। इसके बाद आप लोगों की भी टेंशन खत्म और मैं अपना खुद देख लूंगा। और सुखी पागल हो गया क्या? क्या बकवास किए जा रहा है? अब बकवास नहीं कर रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, आज से आप लोगों की जिंदगी अलग और मेरी जिंदगी अलग। और सुखी मेरी बात तो सुन पुत्र। सुखी, ये महेश कौन है? महेश सुखी का अच्छा दोस्त था। जब भी उसकी बात निकलती थी ना, सुखी बहुत दुखी हो जाता था। क्यों? कुछ हुआ था दोनों के बीच? नहीं, वो महेश तो अब रहा नहीं ना। सुखदेव और मेरा झगड़ा तो आए दिन होता रहता था, ये कोई नई बात नहीं थी। पर उस दिन जो हुआ ना, वो अलग था। मतलब क्या अलग था? ऐसा नहीं था कि झगड़ा पहली बार हुआ था, पर झगड़ा हमेशा मैं शुरू करती थी। पर उस दिन झगड़ा उसने शुरू किया, मानो मुझे उकसाना चाह रहा हो। इंटरेस्टिंग है सर। सुखदेव और मनदीप दोनों की स्टोरी एक जैसी। दोनों की माँ को अपने अपने बेटों की फिक्र थी और दोनों ही जिम्मेदार नहीं थे। जिम्मेदार नहीं था तो उसे किसी ने इतना सारा पैसा कैसे दे दिया? और अगर उसने पैसा किसी से नहीं लिया तो उसके पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से? शिमला में अपनी एक टीम एक्टिव तो किया सर, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि सुखदेव अपने स्नैक्स वाले बिजनेस के लिए कौन सी दुकान किराए पे लेने वाला था। तो उमर, मुझे सुखदेव की माँ हरप्रीत की बात बार बार खटक रही है। उन्होंने कहा कि पहली बार झगड़ा सुखदेव ने शुरू किया था। उन्हें लग रहा था जैसे सुखदेव झगड़े के लिए उन्हें उकसा रहा हो। उस दिन झगड़ा उसने शुरू किया, मानो मुझे उकसाना चाह रहा हो। उन्होंने ये भी बताया कि जब जब महेश का जिक्र आता था तो सुखदेव दुखी हो जाता था। सर, ये महेश अब जिंदा नहीं है, लेकिन शायद उसका कनेक्शन है सुखदेव के मर्डर से। नहीं, सुखदेव ने मनदीप के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। अरुणा जी, आपका बेटा महेश और सुखदेव काफी अच्छे दोस्त थे, एकदम खास भाई थे। सुखी मुझे कहता, आंटी जी, महेश मेरा दूसरी माँ का बेटा है। तो घर आता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि खुद महेश ही आया हो। ऐसा लगता है वो यही है आंटी जी, हमारे दिलों में। सिर्फ दिलों में नहीं, वो सच में है, यहाँ है, दिखता है मुझे। तुम मत देखिए उस तरफ। बीजी, सच बताइए, आप सुखी भैया को यहाँ पर क्यों बुलाती हैं? क्योंकि आप उनमें महेश भैया को ढूंढती हैं। सुखी भैया, आप ही समझाओ उन्हें। महेश भैया की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब बीजी उन्हें अपने दिल से विदा करेगी। ते वो तो बीजी ने किया ही नहीं, पता नहीं क्यों खुद को तकलीफ दे रही है। और देखो, सुखी भी गया छोड़कर। मेरा दूसरा बेटा, दोनों अपने समय से पहले ही चले गए। हाँ तो सर, मैं दरियाकोट थाने से बोल रहा हूँ। महेश अटवाल एक्सीडेंट केस फाइल मेरे सामने ही है। कुछ गड़बड़ है क्या? लग तो नहीं रहा है सर, हिट एंड रन केस था। कोई फाउल प्ले भी नोट नहीं हुआ। एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ था सर। कोई अरेस्ट हुआ था? नो सर, ना तो ट्रक मिला और ना ही ट्रक ड्राइवर। कब की बात है ये? 3 साल पहले। ठीक है अरुणा जी, बस एक बार आपसे बात करना चाहता था। शुक्रिया। सुनिए, जी बोलिए। ये मनदीप को आप जाने दीजिए। क्यों? और आप ये क्यों बोल रही हैं? वो मेरा बेटा महेश, जो मुझे सपनों में आता था, फिर मुझे वो हर जगह दिखने लगा। वो बहुत बेचैन था। जी, आपने बताया उसके जाने के बाद आप काफी बेचैन रहने लगे। नहीं, मैं नहीं, वो बेचैन था। वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। देखिए अरुणा जी, अब नहीं कहना चाह रहा है। अब वो मुझे दिखता भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बेचैन इसलिए था क्योंकि वहां वो अकेला था ना।
अब सुखी भी वहां है, उसका दोस्त, उसका भाई उसके पास है। क्या अरुणा अटवाल के बेटे महेश अटवाल की मौत उसके दोस्त सुखदेव के मर्डर के साथ जुड़ी हुई थी? अब इस केस का एक और एंगल, एक चौंका देने वाला पहलू पुलिस के सामने आने वाला था। मनदीप खोसा को लेकर एक बात थी जो ना तो मनदीप के भाई ने पुलिस को बताई थी और ना ही मनदीप की मां ने। एक अजीब जानकारी मिली है साहब। ये जो मनदीप है 3 साल पहले अगवा किया गया था। मनदीप? किसने अगवा किया था? धनई कॉलोनी में चंद्रपाल है, चंद्रपाल सेठी। मनदीप को बंदी बनाकर रखा था साहब और जानवरों से बत्ते पिटाई की थी इसकी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, गुरविंदर बड़ा भाई धनोई थाने गया और रपट लिखवाई और उन्होंने छुड़वाया मनदीप को। मैटर है तो काफी अजीब, पर यह मनदीप का पर्सनल मैटर था। वैसे भी 3 साल पहले मनदीप और सुखदेव की दोस्ती तो हुई नहीं थी। फिर ये सुखदेव कहां से आ गया बीच में? सर सुखदेव के पास इतने पैसे आए कहां से? सुखदेव ये बहस तो रख ले, लेकिन मेरा जो काम है जैसे होना है वैसे ही होना चाहिए। कड़ियां जोड़ो साहब। सुखदेव अपनी माँ से जानबूझकर झगड़ा मोल लेता है और अपने दोस्त जगजीत के वहां रहता है और फिर कहता है कि शिमला जा रहा है स्नैक्स का बिजनेस खोलने, पर इसका कोई सबूत नहीं है। सुखदेव की एक चाल थी मनदीप को अपने साथ ले जाने की। यार खाने पीने का बिजनेस अपना एरिया है, फैमिली ढाबे पर बहुत एक्सपीरियंस लिया है मैंने। भाई इसीलिए तेरे पास है। शिमला में सस्ती जगह मिल रही है, बता पार्टनरशिप करेगा? सुखदेव पैसे नहीं है यार डालने के लिए। अबे तेरा एक्सपीरियंस, तेरी लागत, पैसे मैं लगाऊंगा, बिजनेस तू चलाएगा और प्रॉफिट का 25% तेरा। बता। ठीक है भाई। अब अच्छा चल गया तो 50% प्रॉफिट यार। भाई डन डन डन। प्लान ये रहा होगा कि सुखदेव मारेगा मनदीप को, पर हुआ उल्टा। गुड जॉब उस्मान, हम इस एंगल को भी टटोलेंगे। अब तेरे लिए एक और काम है। हुक्म मालिक। एक औरत है अरुणा अटवाल। अगर वो सुखदेव मेरे मनदीप को मारने चला था और उसने अपने बचाव में सुखदेव को मार डाला, इसमें क्या गलत किया? हाँ लेकिन मम्मी जी पुलिस ये कह रही है कि अगर मनदीप ने अपने बचाव के लिए सब कुछ किया था तो सीधा उनके पास जाना चाहिए था, लेकिन मनदीप ने ऐसा नहीं किया। उससे पहले लाश को जलाया और फिर पैसे लेके फरार हो गया। नहीं, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा मम्मी जी। मनदीप ने सुखदेव के साथ दोस्ती क्यों की? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, बर्बाद करके रख दिया लड़के। मेरा बेटा सुखदेव कैसे इस गलत रास्ते पे चला गया भाई साहब? रब जाने हरप्रीत, रब जाने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। मैंने सुखदेव को सुपारी दी मनदीप को मारने की, ये कह रहे हैं आप? हुआ तो यही था। अब तुम बताओ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? नहीं जनाब, आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही बता दीजिए कि मैं इस छछुंदर से मनदीप को मारने की सुपारी क्यों देता? उसने पैसे हड़पे थे तुम्हारे 75,000। उसके भाई ने पुलिस कंप्लेन की थी तुम्हारे खिलाफ। चाय पानी वकील का खर्चा 50,000। आगे बोलिए। तुम बोलो गड़बड़ कहाँ हुई? सुखदेव को कैसे मारा? मनदीप कहाँ है इस वक्त? पहली बात तो ये है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में किसी सुखदेव नाम के आदमी को कभी मिला ही नहीं, और दूसरी बात इस मनदीप की वजह से मेरा 50 जमा 75 पूरे 1.25 लाख का काटा हुआ। जरा हमारी 7 पुश्तें ना यही काम करती आ रही हैं, मतलब लोगों को पैसा उधार देना। वैसे तो ये 1.25 लाख रुपए मेरे हाथ की महल है, पर जनाब अगर मैं ये छोटी छोटी रकमों के लिए लोगों की सुपारी देता फिरूं तो एक दिन मेरी औकात सुपारी बेचने की भी नहीं रहेगी। तुम कह रहे हो 1.25 लाख रुपया तुम्हारे लिए हाथों का महल है। मनदीप ने तो सिर्फ 75,000 रुपए लिए थे तुमसे, फिर तुमने उसको अगवा क्यों किया? इतनी पिटाई क्यों की उसकी? आप और आपके बंदे इस बंद कमरे में छोटे छोटे लोगों को कूट डालते हो, जरूरी होता है ना? सच बताना दिल से जरूरी होता है, पर दिल की पड़ास निकल जाती है। हमारे धंधे में भी कुछ ऐसा ही है। 6 महीने का साल हुआ समझ में आता है, साल के 2 साल हुए तो भी समझ में आता है, लेकिन मेरे पैसे को सट्टा बाजार में उड़ाओ और मेरा ही फोन ना उठाओ, और ऊपर से आपका पाई मुझे अकड़ दिखाए। जनाब हम बड़े दिल वाले हैं, छोटी अकल वाले नहीं। हमारे धंधे में अगर आज एक को जाने देंगे तो दूसरा ये समझेगा पे ये तो बेवकूफ है, पैसे लो वापस मत करो। बस सबक सिखाना था मनदीप को, उठा लिया। अब आप बोलिए
आप कूटेंगे अपनी आदत के हिसाब से या मैं जाऊं अपने काम धंधे पे? छोड़ नहीं रहा हूं तुम्हें, लेकिन फिलहाल जा सकते हो। और इतनी बात याद रखना, जब तक मनदीप नहीं मिल जाता है ना, हमारी नजर रहेगी तुम पर। इस मर्डर केस से मेरा कुछ लेना देना नहीं। आप तक के में अपना टाइम खराब कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको जरा सा भी शक है इस मनदीप पर कि वो किसी को मार सकता है और पैसे लेके भाग सकता है, तो आप अपने इस शक को पकड़ के रखिए, क्योंकि वो ऐसा कर सकता है। किसी काम का नहीं है वो, आवारा है, एकदम आवारा। सत श्री अकाल। मनदीप खोसा की तलाश पूरे 1 महीने चली, पर उस 1 महीने के बाद भी मनदीप खोसा का कोई अता पता नहीं मिल पाया था। बिल्कुल हवा हो गया था मनदीप, पर क्या वो कभी मिलने भी वाला था? एक और महीना बीता और अब आया एक और चौंका देने वाला ट्विस्ट एक अलग ही दिशा से। सुखदेव की हत्या दरअसल एक सोची समझी साजिश थी, एक ढोंग, एक षड्यंत्र रचा गया था। पर उस षड्यंत्र का जो परिणाम हुआ था, उस परिणाम ने इस केस को घुमाकर पुलिस के सामने रख दिया था और पुलिस दंग रह गई थी। इंस्पेक्टर मलिक। सर, विक्टिम की बॉडी का डीएनए सुखदेव की मां के डीएनए से मैच नहीं करता। व्हाट? ये क्या कह रहे हो इम्तियाज? रिपोर्ट्स कह रही हैं सर, हमने डबल टेस्ट किया है। मैं 100% श्योर हूँ वो लाश सुखदेव की नहीं थी। सब कुछ प्लांट किया गया था सर। वो लाश सुखदेव की नहीं थी, मनदीप की थी, इसलिए हमें मनदीप नहीं मिल रहा था। चीयर्स। यार सुक्के, बहुत ज्यादा हुई यार, तू भी आउट लग रहा है मुझे भाई। ऐसे में तू गाड़ी चला के शिमला तक ले जाएगा, पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। बठिंडा हो या शिमला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मौत लिखी होती है ना, कोई कहीं भी मर सकता है। मरे हमारे दुश्मन, और तू ऐसा क्यों बोल रहा है यार? क्योंकि तू मरने वाला है अभी। क्या हो गया बे? कितने पी लिए तू? सजा गया क्या भाई? मुझे क्यों मानना चाहता है? क्या हुआ? जसप्रीत जी, गुरविंदर, आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। आप दोनों के डीएनए सैंपल्स लेने होंगे। क्यों जनाब? जो लाश हमें खेत में मिली, हमें लगता है वो सुखदेव की नहीं है। तो किसकी है जनाब? शायद वो लाश मनदीप की है। मम्मी। वो लाश आपके बेटे सुखदेव की नहीं थी, बल्कि उसके दोस्त मनदीप खोसा की थी। उस रात सुखदेव ने मनदीप के साथ वहां शराब पी, उसका मर्डर किया, फिर उसकी लाश को जला दिया। सुखदेव का अपना मोबाइल फोन वहां छोड़ना, अपने जूते लाश को पहनाना, ये सब उसने इसलिए किया ताकि वो ये सिद्ध कर सके कि मर्डर उसी का हुआ है। सुखदेव कहाँ है? छुपा हुआ है, अभी ढूंढ रहे हैं उसको। सुखदेव ऐसा करेगा क्यों? दोनों दोस्त थे, वो मनदीप को मार क्यों डालेगा? ये तो सुखदेव ही बता सकता है जब भी वो मिलेगा। और चलते हम उसको ढूंढेंगे। ऐसे फील्डिंग लगाइए सुखदेव के लिए, बहुत जल्दी केस देगा, देखिएगा। और कुछ? जी, अरुणा अटवाल। क्या स्टोरी है सर? वैसे तो कुछ खास नहीं, पर हाँ, ये औरत झाड़ फूक तंत्र मंत्र करती है, खासकर बेटा महेश के जाने के बाद, जो सुक्के का खास था। मुझे लगता है इस अरुणा अटवाल को पता होगा सुखदेव का। सुखदेव को बेटा मानती है। मेरी टीम में ऐसा अभी तक किसी ने कहा नहीं, पर मैं कहता हूँ और खोदने को। अरुणा अटवाल की एक बात मुझे बड़ी बेचैन कर गई। ये मनदीप को आप जाने दीजिए। अजीब है उसका ये कहना, मानो मुझसे कह रही हो कि मैं इस केस को ड्रॉप कर दूं। कुछ तो अजीब है इस औरत में। बीजी, बीजी, सुखी भैया मरे नहीं हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है पुत्र, सुखी जिंदा है। नहीं बीजी, सुखी भैया खूनी है। उन्होंने उस मनदीप को मार डाला। क्यों मार डाला बीजी? मुझे कैसे पता होगा?
ये तो मुझे क्यों पूछ रही है? बीजी, महेश भैया का एक्सीडेंट ही था ना? कहते तो सभी लोग यही है, पर जो वो ट्रक था, उसका ड्राइवर था, उसको पुलिस आज तक पकड़ नहीं पाई है। किसी ने उसे देखा तक नहीं। फिर भी लोग यही कहते हैं कि सिर्फ एक एक्सीडेंट था। पूरी जिंदगी पड़ी थी उसकी, एक ही झटके में खत्म, सब खत्म। लेकिन बीजी, सुखदेव भैया ने मनदीप को क्यों मार डाला? आपकी तो इतनी बातें होती है सुखदेव भैया से, कुछ तो बोला होगा। साहब, खबर पक्की है। सुखदेव 1.5 महीने से यही है और कहीं भागने की फिराक में मुझे लगता है। 1.5 महीने से एक ही लॉज में? कोई उसे ढूंढ नहीं रहा था ना, हम सब मनदीप को ढूंढ रहे थे, तो ये भाई अपना मजे से खुला घूम रहा था। उस्मान, हम 2 घंटे में पहुंच रहे हैं वहाँ। बस उसे तू निकलने मत देना। अगर कोशिश करे तो तू ही धर लेना उसे। आदमी है ना तेरे? हाँ जी, बिल्कुल है ना। सुखदेव बन्ना जी, मनदीप खोसा को क्यों मारा तूने? शिमला का प्लान बनाना, मनदीप को बहला फुसलाकर अपने झूठे प्लान में शामिल करना, जानबूझ के अपनी माँ से झगड़ा करके घर छोड़ना, ये सब ढोंग तूने इसलिए रचा ना ताकि मनदीप को मार के अपने आप को मरा हुआ साबित कर सके। सही कह रहा हूं ना? देख सुखदेव, तू अब पकड़ा गया है, बेहतर यही है कि सब कुछ सच सच बता दे। क्यों मारा मनदीप को? महेश क्यों मारा? मनदीप के मर्डर और महेश की मौत में कोई कनेक्शन है? दोनों जानते थे एक दूसरे को? जिस ट्रक ने मारा उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इनकी मौत मौके पर ही हो गई थी। राह गुजरते कुछ लोगों ने हमें इत्तला दी। नहीं, मेरा महेश नहीं मरा है। बीजी, मेरे महेश को कुछ नहीं हुआ है। मेरा महेश नहीं मरा, मेरा महेश नहीं मरा है, मुझे कुछ नहीं हुआ। सच्ची मेरा महेश नहीं मरा, मेरा महेश अटवाल मनदीप खोसा को बिल्कुल नहीं जानता था, तो सवाल ये उठता है कि मनदीप का महेश की मौत से क्या ताल्लुक हो सकता है। जब मनदीप के कत्ल का मकसद सामने आया तो ये केस सर के बल उलट गया। कहां से शुरू हुआ था और कहां खत्म होने को जा रहा था। सुखदेव, मेरी बर्दाश्त को मत आजमा। मनदीप को उस ट्रक से कोई ताल्लुक था क्या जिसने महेश को उड़ा दिया? फिर क्यों? क्यों? आंटी जी, महेश की मौत? आंटी जी महेश की मौत से उभर नहीं पा रही थी। उन्हें महेश दिखाई देता था, उसे गुजारिश करता था। क्या गुजारिश करता था? वो बहुत दुखी है, बेचैन है, यहाँ घर में बात करने से हिचकिचाता है। तो मैं गई थी जंगल उससे मिलने, उसकी आत्मा को बुलाने। तो आया महेश? महेश ने कुछ बोला? जी, जी। महेश, 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 महेश पुत्र, महेश। घर में घूमता है ना तब ठीक लगता है, पर जब वहां जंगल में मैं खास पूजा करती हूँ ना, तब उसका असली रूप सामने आता है। सर से खून,
कितना खून। बोलता क्या है? कुछ नहीं बोलता, पर मुझे पता है, मुझे साफ दिखता है कि वो बहुत बेचैन है। उसे जाना नहीं था, उसका वक्त नहीं था। मेरे महेश की आत्मा भटक रही है, भटक रही है मेरे महेश की आत्मा। क्या कर सकते हैं महेश की आत्मा की शांति के लिए? मैंने ना ये बाबा, फकीर और तांत्रिकों से खास पूजा सीखी है। बहुत मुश्किल होता है एक भटकती हुई आत्मा को मुक्ति दिलाना। कितना मुश्किल? आप मुझे बताइए, मैं सब कुछ करूंगा, मैं लेके आऊंगा जो भी चाहिए। एक आत्मा की कीमत है दूसरी आत्मा। दूसरी आत्मा? बलि, इंसान की बलि। हम इस दुनिया से एक आत्मा को छोड़ेंगे और वहां मेरे महेश की आत्मा इस दुनिया को छोड़ेगी और उसे मुक्ति मिल जाएगी। अपने भाई, अपने दोस्त की आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाएगा। लेकिन आंटी, नरबली का मतलब किसी जीते जागते आदमी की हत्या करनी होगी? करनी होगी। तूने मनदीप को महेश की आत्मा की शांति के लिए मार डाला। लेकिन मनदीप ही क्यों? तूने मनदीप से सिर्फ इसलिए दोस्ती की ताकि तू उसे मार सके? फिर मनदीप क्यों? आंटी जी, आंटी जी, वो मिल गया जिसकी बलि दे सकते हैं। मेरा एक दोस्त, मनदीप नाम है उसका। अब तुम्हें ना सब कुछ सोच समझ कर करना होगा कि कैसे करोगे। मनदीप बिल्कुल सही बलि है मेरे महेश के लिए। मनदीप ही क्यों सुखदेव? आंटी जी के तंत्र मंत्र के ज्ञान के हिसाब से जिसकी बलि दी जाए उसका नाम माँ से शुरू होना चाहिए था। कोई और अक्षर बिल्कुल नहीं चलेगा। जिसकी भी हम बलि देंगे ना, उसका नाम म से शुरू होना बहुत जरूरी है, जैसे मेरे महेश का नाम है, वरना बलि बेकार हो जाएगी। बहुत सोचा मैंने, तो ख्याल आया अपना मनदीप तो माँ से है। तूने मनदीप को महेश की आत्मा की शांति के लिए मारा और मनदीप को सिर्फ उसके नाम की वजह से चुना। बीजी, क्या किया आपने? बीजी, बीजी, बीजी बताओ ना सर, क्या किया मेरे बीजी ने? सर प्लीज बताइए ना। बीजी, कहाँ लेके जा रहे हो मेरी बीजी को? सर, सर कहाँ लेके जा रहे हो मेरी बीजी? क्या किया मेरी बीजी? सर, सर, बीजी। सुखी, किसी मासूम का कत्ल कैसे कर दिया तूने? कैसे पुत्र? सुखदेव पुत्र, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि वो औरत अरुणा पागल हो गई है और तुझे भी पागल बना रही है? ताया जी, मुझे लगा कि महेश की आत्मा को शांति मिल जाएगी, शायद मिल भी गई होगी। अपने काले जादू से और किस किस से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने? मैंने सिर्फ मेरे बेटे की आत्मा की शांति के लिए किया ये सब। ये वक्त नहीं था उसके जाने का। भटक रही थी उसकी आत्मा, पर अब वो मुझे नहीं दिखता। उसे शांति मिल गई। कितनी खुदगर्ज हो तुमने एक पूरी तरह से निर्दोष जवान आदमी को मरवा दिया, एक बेवकूफ जवान आदमी से कत्ल करवा के उसे जेल भिजवा दिया। तुम्हारी इन करतूतों की वजह से अब तुम्हारी बेटी की यादों में तुम्हारी ममता नहीं, बल्कि तुम्हारा ये खूनी चेहरा उसे याद है। सब माया है, मुक्ति ही एकमात्र सच है जो मेरे महेश को मिल गई। तुम्हारे बेटे महेश के साथ जो हुआ वो तुम्हारे पूरे परिवार की बदनसीबी थी, पर मनदीप के परिवार पर जो गुजरी, उस पर जो गुजरी, वो एक संगीन जुर्म है जो तुमने किया है। तुम्हारा बेटा तुम्हें दिखता था या नहीं, उसकी आत्मा को शांति मिली या नहीं, पता नहीं, पर तुमने जो ये जुर्म किया ना, इस जुर्म का अंजाम अब तुम्हें कभी शांति नहीं मिलने देगा। मनदीप के परिवार वाले उसकी मौत का कारण सुनकर सुन्न पड़ गए थे।
मम्मी सुबह तक आ जाऊंगा। पूरा शहर सुन पड़ गया था यह जानकर कि मनदीप सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसका नाम मां से शुरू होता है। सुखदेव बन्ना और अरुणा अटवाल पर मनदीप खोसा मर्डर केस के चार्जेस लगाए गए, चार्जशीट फाइल हुई और ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल कोर्ट ने दोनों मुजरिमों सुखदेव बन्ना और अरुणा अटवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। किसी की जान लेकर किसी भी इंसान को शांति नहीं मिल सकती, फिर भले ही वो इंसान जिंदा हो या मर चुका हो। इस केस में जो हुआ वो सिर्फ एक औरत का भ्रम नहीं था, बल्कि एक आदमी की बेवकूफी भी थी। किसी करीबी इंसान की मौत से कोई भले कितने ही दुख में क्यों ना डूबा हो, काला जादू उसे कभी बाहर नहीं ला सकता। किसी की आत्मा को हाजिर करना, उनसे बातचीत करना, ये सारी बातें सिर्फ एक दिमागी फितूर है, एक कल्पना है, हकीकत में कभी नहीं होती। और अगर कोई ये दावा करता है कि वो जादू टोने से ऐसा कर सकता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार करवाएं। वो सरासर फ्रॉड है। एक से एक लोग आते हैं ये दावा करते हुए कि किसी की मानसिक या आर्थिक समस्या का हल काला जादू है। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन? सर मैं नैना मोरे बोल रही हूँ, चित्रवाड़ी से। हाँ बोलिए। मैंने वो न्यूज़पेपर में आपका ऐड देखा रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए। सर मुझे लगता है कि मैं इस पोस्ट के लिए परफेक्ट रहूँगी। सर मैं इंटरव्यू के लिए आना चाह रही थी। आई बाबा, एक गुड न्यूज़ है। क्या? समझो मुझे जॉब मिल गई, बस वो इंटरव्यू की कुछ फॉर्मेलिटी बाकी है। अरे वाह, पर कुठे? आई एक ट्रेडिंग कंपनी है, मुझे वहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया है। पर अच्छी बात तो ये है आई कि आधी बात तो फोन पर ही हो गई। अरे वाह। हाँ बाबा, और आपको पता है मेरी इंग्लिश ने अच्छा इंप्रेशन जमाया और मुझे वहाँ पे ये बोला गया है कि अभी 10,000 रुपए महीने से शुरुआत करेंगे और अगर आगे काम अच्छा रहा तो सैलरी और बढ़ा देंगे। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है बेटा। चला देवस पावला। चल चल पापा के सामने माथा टेक ले और उनको धन्यवाद बोल। मंदार भाऊ, दरवाजा खुल गया, हो गई आपकी बेल, आ जाइए। अब उनके लिए हर दरवाजा खुला है फवास। चलता हूँ, फिर मिलेंगे। हाँ भाऊ, मिलेंगे ना। खर्चा पानी बरोबर मिल रहा है ना? कुछ जरूरत होगा तो बोलना मेरे को। एकदम टाइम टू टाइम, और आपके होते हुए मुझे कौन ना बोलेगा। आइए ना, आइए ना। ठीक से करना। ध्यान से जाना बेटे। शाबाश। बाय बाबा। बाय आई। जाल, एक ट्रैप। नैना अनजान थी कि उसके कदम एक जाल की ओर बढ़ रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए दिया गया एक साधारण सा विज्ञापन, उसमें ना तो कोई खतरा था और ना ही कोई शक की गुंजाइश। फिर नैना मोरे ये कैसे जान पाती कि उसके कदम खतरे की ओर बढ़ रहे हैं? वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके लिए वहां कोई जाल बिछा होगा। हाय सर। सर मैं नैना मोरे। आपसे फ़ोन पर बात हुई थी सर इंटरव्यू के लिए। नैना आइए, अंदर आइए। जी थैंक यू सर। आई अरे
मुझे लगा नैना आई होगी। क्यों, नैना लौटी नहीं अभी तक? नहीं ना, 7:30 वाजून गेले, अभी तक आई नहीं। उसका फोन भी बंद है। फोन क्यों बंद आ रहा है? आपण ज्या ग्राहकाला कॉल करत आहात ते सध्या बंद आहे। आज फैक्ट्री भी नहीं आई हूँ। मैंने फ़ोन किया था इंटरव्यू के बारे में पूछने के लिए, तभी भी फ़ोन बंद था। कोई ट्रेडिंग कंपनी बोल रही थी वो। ट्रेडिंग कंपनी? हाँ, ये है ट्रेडिंग कंपनी, यही होगा शायद। है सागर गोखले का नंबर दिया हुआ है। तो फोन करके देखिए ना इस नंबर पर। आपण ज्या ग्राहकाला कॉल करत आहात ते सध्या बंद आहे। ये नंबर तो बंद आ रहा है। अरे देवा, ठीक से याद है, तुम्हें यही बताया था। नाम तो नहीं बताया था, बस बोल रही थी ट्रेडिंग कंपनी है। नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है और इस न्यूज़पेपर में ट्रेडिंग कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की कोई दूसरी ऐड भी नहीं है। आपने उसके दोस्तों से बात की? उनके साथ तो नहीं है? हाँ साहब, मैंने पूछ लिया था, पर साहब मेरी बेटी ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाती। रात को तो बिल्कुल नहीं। अभी तो उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, कॉलेज का आखिरी साल है, रिजल्ट आने वाला है अभी। जॉब के लिए पहली बार गई थी? नहीं, वो मेरे ही फैक्ट्री में पार्ट टाइम वो हिसाब किताब का काम करती है। मैंने ही उसको बोला था कि तो कोई फुल टाइम काम ढूंढ ले करके। तो आपकी फैक्ट्री आई थी वो आज? इंटरव्यू के बाद तो उसे फैक्ट्री आना था, लेकिन आई नहीं वो। मैंने दोपहर में भी फोन किया था, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। मुझे लगा वो बैटरी खत्म हो गई होगी। साहब ऐसा कभी करती नहीं है। हाँ। और इतनी देर रात तक तो कभी बाहर नहीं रही साहब। कुछ बताया उसने इंटरव्यू के लिए कहाँ जा रही है? नहीं, सिर्फ इतना बताया था कि उसकी बात हो गई है, उसको 10,000 पगार मिलेगी, क्योंकि उसकी अंग्रेजी अच्छी है ना, इसके लिए। आप एक काम कीजिए, नैना की एक फ़ोटो दे दीजिए, हम पेट्रोलिंग टीम को भेज देते हैं, चेक करते हैं, सुबह हम भी खोजबीन शुरू कर देंगे। सुबह? साहब हमारी बच्ची अकेली है साहब। देखिए सर, आप चिंता मत कीजिए, पेट्रोलिंग टीम रात में उसे ढूंढेगी, और हो सकता है इंटरव्यू से लौटते वक्त लेट हो गई होगी, फोन बंद हो गया होगा तो अपने किसी दोस्त के घर रुक गई होगी, सुबह अपने आप ही घर लौट आए। पण ज्या ग्राहकाला कॉल करत आहात ते सध्या बंद आहे। फोन अभी भी बंद है। कहाँ रह गई नैना? चित्रावाड़ी पीसीआर वैन आउटर रोड पर कचरे के ढेर के पास म्युनिसिपल वर्कर्स ने एक बॉडी देखी है। लेडी है, हमने चेक किया, सांस बंद हो चुकी है, गले पर निशान है। सर, कल के इस पूरे न्यूज़पेपर में रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए दूसरा कोई ऐड ही नहीं है। नैना इसी जॉब के लिए गई होगी। कल गई और आज मर गई। ऐड में तो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, एड्रेस तक नहीं है। जी सर, और नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। एक नाम है सागर गोखले, ना कंपनी का नाम है, ना एड्रेस है, ना कुछ है। ट्रेडिंग कंपनी है। पुणे प्रभात। दिलीप, पुणे प्रभात के ऑफिस में फोन करके पूछना ये ऐड कहां से आया था और किसने दिया था। सिविल हॉस्पिटल? क्या हुआ नैना को साहब? क्या बोले वो? नैना तो ठीक है ना? कुछ बताया नहीं आशा, बस बोले कि सिविल हॉस्पिटल आ जाओ। हॉस्पिटल क्यों? पता नहीं, वो वहीं जाके मालूम पड़ेगा। गैंगरेप हुआ है। गैंगरेप? एक से ज्यादा लोग शामिल थे। सर, ये मेरे सारे सर्टिफिकेट्स हैं। 10th और 12th की मार्कशीट के साथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की भी मार्कशीट्स हैं। और सर, 3rd ईयर का रिजल्ट आते ही मैं वो भी आपको दे दूँगी।
गुड। थैंक यू सर। विक्टिम की बॉडी जहां हमें मिली थी वहीं पर उसका सामान भी मिला था, उसकी बैग, फोल्डर, सब कुछ। ताज्जुब की बात यह है कि विक्टिम की आइडेंटिटी मिटाने की कोई भी कोशिश नहीं की गई थी। कहाँ इंटरव्यू देने गई थी ये लड़की? किसी ट्रेडिंग कंपनी में रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए। साजिश हो सकती है, एक ट्रैप जो ऐसे जॉब सीकर्स के लिए हो। मैम आपका पिज्जा। साहब को फोन किया था ना, मैं दत्तात्रेय, हमारी बेटी नैना कहाँ है साहब? नैना ठीक तो है ना? आशा जी, दत्तात्रेय जी, आज सुबह मोहिनबाड़ी में कचरे के ढेर से हमें एक बॉडी मिली है। हमें लगता है वो नैना की है। आप एक बार आइडेंटिफाई कर लीजिए। नैना के साथ जो हुआ, क्या इस हादसे का कनेक्शन उसके अतीत से था? क्या उसे जानबूझकर टारगेट किया गया था? क्या अतीत का कोई साया था जिसे नैना ने तो पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उसने अब तक नैना का पीछा नहीं छोड़ा था? क्या ऐसा मुमकिन था कि अतीत का वो साया नैना तक नौकरी के उस विज्ञापन के जरिए पहुंचा हो? या फिर उसका ट्रैप में फंसना महज एक इत्तेफाक था और यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता था? सर एक्चुअली मैं बीकॉम थर्ड ईयर के रिजल्ट्स का वेट कर रही थी और आज ही मैंने ये न्यूज़पेपर में ऐड देखा। एंड सर आई एम ऑल्सो गुड इन इंग्लिश। ये तो अच्छी बात है। आप एड्रेस लिख लीजिए। इंटरव्यू कल सुबह 9:30 बजे होगा। आप में वो कॉन्फिडेंस तो है जो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी इंटरव्यू देना होगा। श्योर सर, श्योर। मैं पहुंच जाऊंगी सर। 1 जून को पुणे प्रभात में रिसेप्शनिस्ट वाला जॉब। हाँ सर, याद है मुझे। वो ऐड मैंने ही लिया था। ऐड किसने दिया था? क्लाइंट था सर एक। सर यहाँ बिल बुक में उसके एड्स के पूरे डिटेल्स है और मेरे रजिस्टर में उस आदमी के सारे डिटेल्स है। गणेश पाटकर नाम है सर उसका। 31 मई को उसने ऐड दिया था अगले दिन के लिए, 4 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर कॉलम के लिए, और बिल हुआ था 450 रुपए का। इस गणेश पाटकर की जो भी डिटेल्स तुम्हारे पास है मुझे सब चाहिए। हाँ मिल जाएगी ना सर। यहाँ उसका नंबर भी मौजूद है और हमारे ऑफिस में CCTV भी लगा है। बिल बुक की कॉपी और CCTV फुटेज दोनों पुलिस स्टेशन भेज देना। ध्यान से देखो अतुल, सागर गोखले के नाम से होगा, प्रीपेड सिम है। जी साहब, ढूंढ रहा हूँ। मिल गया सर। सर सब कुछ सागर गोखले के नाम से। गणेश 5 वर्ड कम करके 4 बाय 8 के कॉलम में फिट कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा। या तो फिर 5 वर्ड ऐड करके 4 बाय 10 के कॉलम में फिट कर देंगे। रेट क्या होगा दोनों का? 4 बाय 8 के लिए 450 रुपया और 4 बाय 10 के लिए 550 रुपया, GST पकड़ के फाइनल। आपण ज्या ग्राहकाला कॉल करत आहात ते सध्या बंद आहे। गायकवाड़, इस सागर गोखले का एड्रेस मजेथिया चौक का है। ड्राइविंग लाइसेंस, सिम दोनों में एक ही पता है। तुरंत जाओ, उठाकर लेकर आओ इस सागर गोखले को। यस सर। नैना मोरे, दत्तात्रेय और आशा की इकलौती औलाद थी। नैना ने अपने माँ बाप को कड़ी मेहनत करते देखा था सिर्फ इसलिए ताकि वो नैना को अच्छी शिक्षा, अच्छा भविष्य दे सके। नैना भी अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरी उतरी थी। उसने ग्रेजुएशन कर लिया था और आगे भी पढ़ना चाहती थी। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी। उसकी प्रतिभा और लगन को देखकर आशा और दत्तात्रेय को उस पर नाज था।
उनका सपना पूरा भी हो जाता अगर नैना की जिंदगी में वो काला दिन कहर बनकर ना टूटता। ये सागर गोखले न्यूज़पेपर की ऐड में इसी का नाम और नंबर था। आपकी बेटी नैना ने इसी से बात की थी। और ये दूसरा गणेश पाटकर, वो ऐड इसी ने दिया था। देखिए, हम यकीन के साथ तो नहीं कह सकते कि इनके असली नाम है, पर आपने इन दोनों में से किसी को भी कहीं देखा है? हमने नैना के क्लासमेट और दोस्तों से भी पूछताछ की, वो भी इन्हें नहीं पहचानते। लेकिन इन दोनों का आपसे कोई कनेक्शन तो है। एक बार याद करने की कोशिश कीजिए, अभी गांव में शायद मुलाकात हुई हो। नहीं पहचानते साहब इन लोगों को, लेकिन हमारी नैना के साथ इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, और हमारी नैना ही क्यों? दत्तात्रेय जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तो दिखाई दे रहा है कि शायद आपकी बेटी नैना इनकी साफ टारगेट थी। सागर गोखले ने सिम कार्ड के लिए जो पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस यूज किया था, उसके एड्रेस फेक है। क्यों साहब, क्यों? हमारे बच्चे हैं, क्यों? ऐसा क्या किया था उसने? आशा जी, ये बात तो हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि इसमें नैना की कोई गलती नहीं, पर ऐसा कोई हो सकता है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो। हम तो छोटे लोग हैं साहब, मैं तो प्यून हूँ और ये सिलाई फैक्ट्री में काम करती है, और मेरी बेटी वो तो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया साहब। हाँ गायकवाड़, गणेश पाटकर की खबर आई है सर। हिस्ट्री शीटर है ये बंदा। हिस्ट्री शीटर? हाँ सर, नामदेव ने निकाली है इसकी हिस्ट्री। चिंदीचोर आदमी साहब है, चेन स्नैचिंग, पॉकेट मारी वाले 4-5 केस इसके नाम पे। हर बार पुलिस ने इसको पकड़ा है, लेकिन बाद में वही बेल मिल जाती है, ठिकाना बदल लेता है। नैना मोरे की फैमिली से इसका क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है सर। मुझे नहीं लगता कि नैना मोरे स्पेसिफिकली टारगेट होगी। क्रिमिनल माइंड है ये बंदा, सिर्फ लड़की से मतलब था। नैना मोरे नहीं तो उसकी जगह शायद कोई और लड़की होती। बराबर है साहब तुमसे। साहब, न्यूज़पेपर का ऐड था, कोई भी जरूरतमंद लड़की जहां से में आ सकती है। मतलब पक्का कोई रैकेट चला रहा है, रेप करने के लिए इस तरह लड़कियों को टारगेट करते हैं न्यूज़पेपर में ऐड देकर। लेकिन मर्डर क्यों किया? मुझे नहीं लगता साहब कि नैना पहली लड़की होगी। इन लोगों ने ऐसा कांड पहले भी किया होगा, लेकिन किसी ने कुछ कंप्लेंट नहीं किया तो सामने नहीं आया। लेकिन नैना स्ट्रांग गर्ल निकली होगी साहब, उनके सामने पुलिस का नाम लिया होगा तो डर गए होंगे, और इसलिए किस्सा ही खत्म कर दिया। सर, ये सागर गोखले, जिसका नंबर 44498152 जो ऐड में दिया गया था, 15 मई को खरीदा गया था, और 1 जून को इस पे सबसे पहला कॉल नैना का ही आया था। उसके बाद उसी शाम को उसी नंबर से 44453626 पे कॉल किया गया था। उसके बाद से ये नंबर स्विच ऑफ है। ये 44453626 ये किसका नंबर है? सर, नंबर अभी बंद है, कॉल रिकॉर्ड के लिए बात हो गई है। सर, पक्का कोई रैकेट है जो ये हिस्ट्री शीटर मिल के चला रहा है। इस सागर के बारे में जल्द से जल्द पता करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी इस गणेश पाटकर की तरह हिस्ट्री शीटर हो। ट्रिपल 4536296 ये वो दूसरा नंबर था जिस पर सागर गोखले ने 1 जून 2019 की शाम को फोन किया था, और उसी रात नैना का रेप और मर्डर हुआ। क्या ये नंबर अब इस केस को सॉल्व करने की दिशा में एक अहम कड़ी साबित होने वाला था? पुलिस को अब इस बात की आशंका थी कि गणेश पाटकर की तरह सागर गोखले भी नैना के केस में शामिल अपराधी का असली नाम हो सकता है, और इस बात की भी संभावना थी कि उसका भी गणेश की तरह क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। पुलिस ने इस बारे में अपनी तहकीकात, अपनी खोजबीन जारी रखी, और जल्द ही उन्हें इस नाम की हकीकत भी पता चल गई। सर, ये मंदार गोखले, सिटी पुलिस ने कई बार पकड़ा इसे। चोरी, चैन स्नैचिंग, ज्वेलरी की दुकान लूटना, ऐसे कई मामले दर्ज है इसके नाम पे। खतरनाक लुटेरा है। सागर गोखले के साथ क्या कनेक्शन है इसका? सर, मंदार सागर का बड़ा भाई, लास्ट वीक अप्रैल में ही बेल पे बाहर निकला। सागर की हिस्ट्री क्या बोलती है? एकदम क्लीन है सर, लेकिन उसके बड़े भाई मंदार की हिस्ट्री सॉलिड है सर। बड़े भाई की हिस्ट्री में छोटा भाई अपना प्रेजेंट छुपा रहा है। पता करो ये दोनों का है, उठाकर लेकर आओ। सर, मंदार के लिए इन्फॉर्मर्स एक्टिव है, और उसके छोटे भाई सागर की टिप मिली, पिज्जा डिलीवरी का काम करता है।
सर मुझे लगता है इस केस में सागर का ही सब किया धरा है। हेलमेट उतार, सागर को खुले। हाँ साहब सलाम। 1 जून वाली लड़की याद है या भूल गया? कौन लड़की साहब? नैना मोरे, याद आया? कौन नैना मोरे साहब? भला इसी में कि मंदार को हमारे सामने ले आओ। काहे साहब, वो यहाँ कहाँ आया है? बेल मिलने के बाद मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। और देखेगी भी नहीं। अगर हमारे हाथ लगे तो सीधा ऊपर चला जाएगा। और तेरा दूसरा बेटा सागर है हमारे पास। क्या बोलता है काहे साहब? सागर ने क्या किया? बताएंगे, उसने क्या किया है वो भी बताएंगे। एक एक कोना ठोक के चेक करो, देखते हैं मंदार को कहाँ छुपा है। साहब मैं बोल रही हूँ ना, गलतफहमी हुई है आपको। माझं पोरगा तसा नहीं है वो। बोल साहब, मुझे क्यों मार रहे साहब? मैं नहीं जानता किसी नैना मोरे को। आई शपथ साहब। मंदार की बात सिटी पुलिस स्टेशन से हुई है जादव। पता करो जेल में उसके साथ अंदर कौन कौन था और वो लोग अब कहाँ हैं। बाहर हैं तो उठा के लेके आओ। मुझे हर हाल में मंदार चाहिए जादव। हो साहब। यार देख, गणेश पाटकर को बोल के तुम लोगों ने ही छपवाया था ना, जिसके इंटरव्यू के लिए इस लड़की को बुलाया था। यस सर मैं नैना मोरे। सर आपसे फ़ोन पर बात हुई थी इंटरव्यू के लिए। ओह यस नैना, आइए अंदर आइए, कम ऑन इन। जी थैंक यू सर। आई। तेरे साथ दूसरा आदमी कौन था? गणेश पाटकर या तेरा बड़ा भाई मंदार? साहब कौन दूसरा आदमी? कहां पर? तू बता कहां पर? नैना का रेप और मर्डर तुम दोनों ने कहां किया था? अब मैं न्यूज़पेपर में ऐड क्यों दूंगा साहब? मेरे को इंटरव्यू आगे कोई क्यों देगा? मैं तो खुद पिज्जा डिलीवरी करता हूँ साहब। साहब मेरा यकीन कीजिए आप, मैंने ऐड वैड नहीं दिया है। मैं जानता भी नहीं है ये गणेश पाटकर कौन है साहब। देख, यहाँ आने के बाद तुझ जैसे लोगों को अपना पिछला जन्म भी याद आ जाता है। तुझे भी याद आ जाएगा। बोल। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे सारी की सारी जानकारी जल्दी से जल्दी चाहिए। साहब पूरा घर छान मारा, लेकिन मंदार उसके घर पर नहीं मिला। और अरेस्ट के वक्त सिटी पुलिस को उसका जो मोबाइल मिला था वो भी स्विच ऑफ है। पता नहीं किस बिल में जाके छिप गया है वो। एक बार उस बिल का पता करो कि उस आदमी को ढूंढो जो उस बिल तक पहुंचा सकता है। पुलिस ने अगले 4 दिनों तक सागर से पूछताछ की और इस बीच वो मंदार को ढूंढने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन सागर अपने बयान से टस से मस नहीं हो रहा था। उसका यही कहना था कि वो किसी नैना मोरे को नहीं जानता। सागर पोरा इकडे ये। आई। सागर सच सच बता, ये पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? क्या तूने सब किया है? नहीं आई, मुझे तो पता भी नहीं इन लोगों ने क्यों पकड़ा मेरे को। मैंने कुछ भी नहीं किया आई, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। क्या ये मंदार का किया हुआ है? वो तुझे फंसा रहा है? पता नहीं आई, मंदार दादा ऐसा क्यों करेगा कि पुलिस से मेरे को फंसा रही है? किसी और ने किया, इसके टापते मेरे नाम पे फाड़ रही है। तुम्हारे दोनों बेटे शामिल है। उस मासूम लड़की को फंसाया, रेप किया और मर्डर किया। और तुम कह रही हो कि हम फंसा रहे तुम्हारे बच्चों को? हमें तो शक है कि और भी कई लड़कियों के साथ उन्होंने यही किया होगा। सागर को लेकर आपको गलतफहमी हो गई साहब। सागर ऐसा कर ही नहीं सकता। मंदार के बारे में कुछ नहीं कह सकती, पर मैं कर सकते। ठीक है, मंदार को भेज दो, हम सागर को छोड़ देंगे। कुठून शोधून आणू मी साहेब त्याला? जब से बेल हुई है वो घर आया तक नहीं, मुझे उसकी खबर तक नहीं है साहब। थाने क्यों ले जा रहे हो साहब? जब से बेल मिली उसके बाद हमने चोरी वोरी में हाथ नहीं डाला साहब। बात क्या है साहब? साहब देखो, हमने कोई नया कांड नहीं किया साहब। नीलेश माने, प्रताप अहिरे, तुम दोनों मंदार गोखले को तो जानते होगे ना? तुम सब एक ही जेल में थे ना? हम जानते हैं तुम दोनों उसके साथ एक ही सेल में थे और 28 अप्रैल को वो तुम दोनों से पहले बेल पर बाहर निकल आया था। मंदार भाऊ, दरवाजा खुल गया, हो गया आपकी बेल, चलिए। नीलेश, प्रताप, तुम लोगों को कभी कोई तकलीफ होगा ना तो मंदार भाव को याद करने, समझा? चलता हूं। अगर मना किया तो खैर नहीं दोनों की। मना क्यों करूंगा साहब? सब जानते हम तीनों साथ में थे। लेकिन साहब 2 हफ्ते पहले उसको बेल मिल गया था और हम भी 14 मई को बाहर आए
उसके बाद कांटेक्ट नहीं हुआ साहब? साहब मैंने भी नहीं देखा उसको, अपना वास्ता तो बस जेल तक ही था। पर साहब हुआ क्या है? नैना मोरे नाम है इसका, रेप और मर्डर हुआ है। छोटा मोटा हाथ मारने वाले लोग हैं हम साहब, कहाँ लंबी केस में फंसा रहे हो साहब? लड़की का मैटर, मर्डर और रेप साहब, हम ये सब नहीं करते साहब। अभी तक तो दूर ही हो, बस इतना बता दो मंदार का ठिकाना कहाँ है? हमको नहीं मालूम साहब। हम तो उसके टच में भी नहीं थे साहब। तुम तीनों एक साथ एक ही सेल में थे, अपने अगले कांड के बारे में बताया तो जरूर होगा उसने। हमें उसके कोई काम में इंटरेस्ट नहीं था, एक नंबर का लिच्चड़ आदमी है साहब वो। रात को जेल में गंदी गंदी हरकतें करता था, ये काम उसी ने किया होगा पक्का। उसका भाई सागर, वो कैसा है, वो कर सकता है ये काम? हम नहीं जानते साहब। गणेश पाटकर, उसको तो जानते ही होगे। वो पॉकेट मार गणेश के बारे में बात कर रहे हो साहब? हाँ वही, मिले उससे कभी? हाँ साहब, एक आध बार मिला हूँ, लेकिन धंधे के बारे में कुछ मतलब नहीं बना साहब। प्रताप और मैंने भी कभी साथ में काम नहीं किया, हम लोग भी जेल में मिले जैसे मंदार को मिला। तो चुपचाप ये बता दो कि मंदार कहाँ मिलेगा। साहब पक्का नहीं पता साहब, पर सातारा में सेटिंग लगाओ साहब, वहाँ मिल सकता है। सतारा? अभी सतारा कैसे याद आया? अभी तो बोल रहे थे कि तुम्हें पता नहीं कहाँ मिलेगा। सच में नहीं मालूम साहब, वो तो जेल में बात में उसने बोला था सतारा। साहब वहाँ पे भी मिलेगा कि नहीं ये नहीं पता साहब। बाहर आके मेरे को मिलो, सतारा चलने का है। सतारा में क्या अपना एक सेटिंग है, तो मेरे को उधर तो पंटर लोग चाहिए होगा, तो तुम दोनों हाँ? बाहर आके मिलने को बोला था साहब, लेकिन हम नहीं गए कभी उसको मिलने। सच बोल रहे साहब, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी तो जाने दे रहा हूँ, लेकिन पुणे से बाहर नहीं, दोनों के फ़ोन ऑन रहने चाहिए। साहब है फैजल कुरैशी, नाम भी असली है और आदमी भी। इस कांड के बाद से ही अपना फोन बंद करके बैठा ही है। कौन है ये फैजल कुरैशी? साहब टैक्सी ड्राइवर है। साहब वो ऐड वाले नंबर से सागर गोखले ने जो लास्ट कॉल किया था ना, वो फैजल को किया था। तो फैजल कुरैशी मिलेगा कहाँ? साहब इस कांड के बाद अपने घर में छुपा है वो। नैना के साथ इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, बस ऐसे ही टारगेट किया था मजा करने के लिए। ये मंदार हाथ लग जाएगा ना, फिर इनको बता दो मजा कैसे करते हैं। भाई साहब हमारी बेटी क्यों, नैना के साथ ऐसा क्यों हुआ? देखिए नैना के साथ जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। हम जल्द ही आपके सारे सवालों के जवाब दे देंगे। फिलहाल तो हम बस यही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी बेटी नैना अकेली लड़की नहीं थी, उससे पहले भी इन लोगों ने कई लड़कियों को अपना निशाना बनाया होगा। हमारी बेटी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ऐसे ही फंस गई वो। पेशेवर मुजरिम नीलेश माने और प्रताप आहिरे ने पुलिस को मंदार गोखले के सतारा वाले प्लान के बारे में जो अहम सुराग दिया था, अब वो इस केस में निर्णायक साबित होने वाला था। मंदार गोखले सतारा में ही छुपा हुआ था। हालांकि मंदार के पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले भी इस बात के पुख्ता सबूत थे कि नैना मोरे के केस में मंदार और उसका छोटा भाई सागर दोनों शामिल हैं। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो बस ऐप वाली टैक्सी चलाता हूँ। तो फिर सागर गोखले को कैसे जानता है तू? उसने कॉल किया था तुझे? साहब उन्होंने ऐप से टैक्सी बुक की थी, मेरी एक बदकिस्मती थी कि वो बुकिंग मेरे पास आई। बाबरी नाका का कॉल था साहब, मैं लोकेशन पर गया तो कॉल करके थोड़ा आगे बुलाया, तो मैंने वहां पर एक गोनी देखी। मैं तभी समझ गया साहब का कुछ गड़बड़ है। मैंने घर जाकर दुआ किया कि मेरी जान बच गई। उस रात के बाद से साहब अलग से खाना तक नहीं उतरता। जब तुझे पता था कि कांड हुआ है, कांड किसने किया ये भी तुझे पता था, तो फिर बाद में पुलिस को बताना जरूरी नहीं समझा तुम्हें? डर गया था साहब, डर से कुछ समझ में ही नहीं आया, दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था साहब। वो आदमी ये था? नहीं सर। ये हाँ साहब, उन दोनों में से एक ये था। तो दूसरा यही होगा? हाँ साहब यही था।
अच्छे से पहचानता उसे। ये बात अगर तूने पहले आकर हमें बताई होती तो कब का अरेस्ट करते हम इन दोनों को। सब डर गया था साहब, मैं तो वहां से भागने वाला था, लेकिन इससे चाकू लगा दिया साहब। पैंट के लिए हो गई थी साहब मेरी। चल डिसाइड कर लो, कुटाई होने के बाद सच बोलोगे या सच बोलने के बाद कुटोगे, क्योंकि सच तो तुम हर हाल में बोलोगे और कुटाई तुम्हारी हम शौक से करेंगे। क्या किया तूने सागर? मैंने? मंदार ये बता तूने क्या किया? मुझे क्यों फंसा रहा सब में तू? मैंने तुझे फंसाया? हाँ तूने फंसाया मेरे को। हेड़ा हो गया क्या? मैं तुझे क्यों फंसाऊंगा मेरे भाई? भाई मत बोल, तब भी तेरे से नफरत नहीं की मैंने, और तू फंसा रहा है मेरे को, फंसा रहा है मेरे को साले। क्यों? शर्म नहीं आई तेरे को मेरे को फंसाते हुए? साले तूने कुछ किया होगा और अब सब मेरे हिस्से में डाल रहा है। मैंने कुछ किया है? साले तेरी वजह से प्रॉब्लम होती है, तेरी वजह से प्रॉब्लम होती है हर बार। तुझे पता है मैं कैसा हूँ, तुझे पता है मैं कितना सुधरा हुआ हूँ। सच बोल, क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल। सब तेरी वजह से हुआ। सागर मेरी बात क्या कराया? लड़ने दो दोनों को, नाटक कर रहे साले। जब ये लड़कर शांत हो जाएंगे ना तो गायकवाड़ और जादव को बोल देना शुरू हो जाए, अच्छे से टुकाई करना इनसे तो सुबह ही बात करेंगे। ओके सर। नैना मोरे के अपराधी पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन उसके माँ बाप को अब भी इस बात की खबर नहीं थी कि नैना के साथ ऐसा क्यों हुआ। इन दोनों ने नैना को ही क्यों फंसाया, और आखिर उनके जाल में कोई और क्यों नहीं, बस नैना ही कैसे फंस गई। नैना सिर्फ एक जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी, लेकिन जॉब के लिए दिया गया एक साधारण सा विज्ञापन और नैना की मौत। यहां सिर्फ एक जाल नहीं बुना गया था, बल्कि जाल के अंदर भी एक जाल बिछाया गया था जो जुर्म के मकसद से भी ज्यादा चौंका देने वाला खुलासा करने वाला था। हट, नैना मोरे को कहां बुलाया था? बोल। अपन क्या बोले साहब, आपको तो सब पता ही है। किसी झूठी जगह का नाम ले लो और आप जो बोलोगे वही सही। साले तेरी अक्कड़ है ना, किसी और पर दिखाना। याद दिखाए तो हड्डी बस लेक कर दूंगा। तोड़ दो साहब, हड्डी बसली सब तोड़ दो। आप जो करोगे सब सही होगा। साले तू भी तो बराबर का हिस्सेदार है, तू चुप क्यों है? कैसे हिस्सेदारी साहब? हाँ, पिछले 4 साल से अलग अलग जॉब पे अपने जूते घिस रहा है। अब उनके धंधे से इसका कोई वास्ता नहीं है। अब हो गया ना सीधा रेप और मर्डर। नहीं साहब, पिछले 8 साल से अपन इस लाइन में ही है। न जाने कितनी चोरी की, डकैती की, कितनी बार जेल गया खुद को भी याद नहीं है। रात में लोगों के घरों में घुसा हूं। उधर लेडीज लोग भी होती थी, लेकिन कभी किसी लेडीज के ऊपर अपन हाथ नहीं डाला। आई शपथ। तेरी ये कसम तेरे बेगुनाह होने का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देती है क्या? तूने बोल लिया, हमने यकीन कर लिया। अब उनकी बात का यकीन करो, ये अपना भाई है। ऐसा कांड करने का ना इसके अंदर हिम्मत नहीं है। और अगर ये ऐसा कांड करता तो उस पेपर के ऐड में अपना असली नाम डालता क्या? और वो सिम कार्ड वो भी इसी के नाम पे था। ऐसा कैसे साहब? ऐसा करता है क्या कोई? तो ये सब तूने अकेले नहीं किया? अरे नहीं साहब, अगर इस कांड के पीछे अपन का हाथ होता तो मैं इसका असली नाम डालता क्या उस पेपर में? साहब अपन हिस्ट्री सीटर है, घूम फिर के पुलिस अपन तक पहुंचती थी। अभी ये गणेश पाटकर किधर से आया अब उनको मालूम नहीं। इस कांड से हमारा कोई वास्ता नहीं है। अभी आपको जितना मारना है, जितना पीटना है पीटो। हो सकते तो वो चार्जशीट होता ना हम लोग के नाम पे फाड़ दो, लेकिन बार बार साहब अपन एक ही बात बोलेगा कि हम दोनों को उस पर फंसाया जा रहा है। साहब मैं पिछले 2 साल से मजबूरी में पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। भाई जैसा नहीं बनना था मेरे को। सरकारी नौकरी का एग्जाम भी दिया मैंने, पर अभी सब पानी में, सब बर्बाद हो गया। सब क्रिमिनल का भाई हूँ साहब। एक नौकरी लेने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं अच्छा खासा अपनी नौकरी कर रहा था, अभी कोई नौकरी नहीं देगा मेरे को। माथे पे लिख दिया आपने मेरे, क्रिमिनल का भाई क्रिमिनल। सर मुझे लगता है ये मंदार जो बोल रहा है बात तो सही है। ऐसा क्रिमिनल माइंड सब कुछ अपने असली नाम से क्यों करेगा? ये सब प्लान होता है दिलीप। पहले खुद का असली फोटो और नाम इस्तेमाल करो और पकड़े जाने पर उसी बात का रोना रो लो, कोई हमें फंसा रहा है। ये बहुत शातिर लोग हैं, 2 कदम आगे की सोचते हैं। फिर भी सर नैना मोरे की आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं हुई। सारा सामान उसकी बॉडी के पास से मिलता है
और न्यूज़पेपर की ऐड से हमें सागर गोखले का असली नाम मालूम पड़ता है। ऐड देने वाला कौन? हिस्ट्री शीटर गणेश। सर कोई इतने सबूत कैसे छोड़ सकता है? लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर फैजल, उसने भी तो इन दोनों का नाम लिया था। सर वही समझ में नहीं आ रहा है कि फैजल कुरैशी इनके बीच में कैसे आ गए। सागर गोखले के फोन पर एक ही कॉल आता है और वो था विक्टिम नैना मोरे का। और सागर गोखले के फोन से एक ही कॉल जाता है, वो जाता है फैजल कुरैशी। और फैजल कुरैशी की टैक्सी आकर रुकते हैं इन दोनों भाई सागर और मंदार के नाम पर। और बड़ी आसानी से हमें एक और सबूत मिल जाता है। तो तुम्हें लगता है कि ये फैजल कुरैशी का सच नहीं है? सर मुझे लगता है इस फैजल कुरैशी को एक बार फिर से उठाना चाहिए। सर बताएंगे कुछ? मुझे फिर से क्यों बुलाया है? मैंने तो सब बता दिया था सर। फैजल जो 2 लोगों के नाम तूने बताए थे, मंदार गोखले और सागर गोखले ही थे। तुम्हें सिर्फ सच बोलना है, जो तुमने पहले भी बोला था वही सच दोबारा से बोल, चाय पी और निकल जा। पर अगर झूठ बोला, मतलब अगर पहले भी कभी बोला होगा, तो फिर वो हाल। चाय पी। अरे बाबा पी ले, कुछ मिलाया नहीं है उसमें। वैसे वो 2 लोग मंदार और सागर ही थे ना? या इस बार नाम बदल गए हैं? नाखून मत का फैजल, वो हम खींच के निकालेंगे। गलती हो गई साहब, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो साहब। मैं तो वो 2 लोग मंदार और सागर नहीं थे? नहीं साहब, मुझे बस बोला गया था ऐसा बोलने के लिए। ध्यान से देख और इसको अपनी खोपड़ी में डाल। ये मंदार है और ये उसका छोटा भाई सागर, ये भी साथ में था। नाम और शक्ल याद रहेगी ना? और पुलिस भी तुझे यही फोटो दिखाएगी। और ये 2 लोग कौन थे? नीलेश माने और प्रताप अहिरे। सर ये दोनों तो मंदार के साथ जेल में थे। गलती हो गई साहब, पैसे का लालच दिया था उन लोगों ने, 4000 रुपए दिए थे, लेकिन मैंने नैना को कुछ नहीं किया साहब। वही लोग बॉडी लेकर आए थे। इन दोनों ने मंदार और सागर को क्यों फंसाया? वो मैं नहीं जानता साहब, मुझे बस 4000 रुपये दिए, फिर मेरे नंबर पर कॉल किया। उसके बाद इन्होंने उधर कचरे के पास बॉडी फेंकी और सागर और मंदार का नाम लेने को बोला। उसके बाद इन्होंने उधर कचरे के पास बॉडी फेंकी और सागर और मंदार का नाम लेने को बोला। यस सर, मैं नैना मोरे, आपसे फ़ोन पर बात हुई थी सर। हाँ नैना, या प्लीज कम इन। 10th और 12th की मार्कशीट के साथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की भी मार्कशीट्स हैं। गुड। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, हमने सुना है मंदार को आपने पकड़ लिया। हाँ, प्लान कामयाब रहा। फैजल ने भी वही बोला जो तुम दोनों ने उसे सिखाया था, और यहीं पर प्लान गड़बड़ा गया। हे, खड़ा हो। तू बचाएगा ऐसे? छोड़ चल चल बोल रहा हूँ। हीरो समझता है अपने आप को? हीरो नहीं, लेकिन ये सही नहीं है मंदार। अब तेरे को दिखाता हूँ सही क्या है और गलत क्या है। अबे ओ, चलो उठो, लग जाओ काम पे। उसने जो हमसे करवाया ना साहब, वो बस हम ही जानते हैं। वो करता था वो अलग, और पुलिस भी हमारी बात नहीं सुनती थी साहब। मंदार जब बेल की सुनवाई के लिए गया तो मैंने पावस्कर भाऊ को बोला कि हमारी सेल बदल डालो। तुम दोनों यहाँ होटल में रहने के लिए आए क्या? इधर क्या तकलीफ है? तुमको मालूम है ना वो कैसा आदमी है?
बहु हमारा सेल बदल में बहु। चुप चुप, दोनों भी चुप। पुलिस का इधर रूम सर्विस के लिए बैठा है तुम्हारे लिए। सबक सिखाना चाहते थे साहब हम उसको। रेप और मर्डर का चार्ज लगता ना तो हमेशा के लिए सड़ता अंदर। इस केस में अंदर जाते तो दोनों भाइयों की अक्ल ठिकाने आती साहब। निलेश और प्रताप, इतना सब कुछ किस लिए किया? सिर्फ मंदार को सबक सिखाने के लिए? और वो लड़की नैना मोरे बेचारी ऐसी फंस गई तुम लोगों की नौकरी की ऐड के चक्कर में। गणेश पाटकर न्यूज़पेपर में ऐड देने वही गया था ना? हाँ साहब, और सागर के नाम पर सिम कार्ड भी उसी से खरीदवाया था साहब। गणेश पाटकर कहाँ मिलेगा? कोल्हापुर में। सागर सुन, अपन उन दोनों के साथ ऐसा कुछ नहीं करता था जैसा वो लोग बोल रहे। अपन सिर्फ उनसे अपना काम करवाता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मंदार, तूने क्या किया क्या नहीं किया, इस फसाद की जड़ तू ही है। मेरा नाता जब तक तेरे साथ रहेगा ना, मेरी जिंदगी यूं ही बर्बाद रहेगी। अब और नहीं, मैं नहीं चाहता कोई मेरे को क्रिमिनल के भाई के रिश्ते से पहचाने। पुलिस ने गणेश पाटकर को भी पकड़ लिया। नीलेश माने, प्रताप आहिरे, फैजल कुरैशी और गणेश पाटकर इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं और अपने केस के ट्रायल शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। नैना के माता पिता यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि नैना वाकई गलती से एक षड्यंत्र द्वारा बुने गए जाल में फंस गई। उन्हें नैना की बदकिस्मती पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि नैना की हत्या और बलात्कार किसी एक मुजरिम द्वारा दूसरे मुजरिम को फंसाए जाने की महज एक चाल थी। एक नौकरी के लिए दिया जाने वाला एक मामूली सा ऐड नैना को मौत के मुंह तक ले जाएगा, नैना मोरे इसका अंदाजा लगा ही नहीं सकती थी। लेकिन आम लोग ऐसे ही होते हैं और शातिर और क्रिमिनल दिमाग के लोग इन्हीं बातों का फायदा उठाते हैं। जैसे कि वो जगह जहां नैना को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, वो जगह जहां यह दुर्घटना हुई, वो जगह ऑफिस जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो तो एक आम सा कमरा था। वो कमरा नीलेश और प्रताप ने किराए पर लिया था। उन्होंने ये कमरा खास तौर पर मंदार और उसके भाई को फंसाने के लिए लिया था, जिसमें वो कामयाब भी हुए। नैना अपने जॉब को लेकर बहुत एक्साइटेड थी और जाहिर है कि इस एक्साइटमेंट में उसका ध्यान ही ना गया हो कि वहां कोई ऑफिस सेटअप है ही नहीं और नैना खुद ब खुद चलकर उनके जाल में आ गई। जब आप ऐसी किसी जगह पर जाते हैं तो बहुत सी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, चाहे आप वहां किसी ऐड के जरिए गए हों या फिर आपको इंटरनेट या एसएमएस के जरिए वहां बुलाया गया हो। अपॉर्चुनिटी जिसकी तलाश में हर कोई होता है, अपॉर्चुनिटी जिसे कोई भी अनदेखा नहीं करना चाहता। सुनहरा दिखने वाला हर मौका हमेशा सुनहरा नहीं होता है, इसलिए बेहद जरूरी है कि उस रैंडम अपॉर्चुनिटी पर तोल मोल कर भरोसा किया जाए और हर वक्त सतर्क रहा जाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी और हमेशा याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।